हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग मई 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके सजेस्टेड आंसर्स का डिस्कशन। तो मेरे साथ साथ शुरू करो। एमसीक्यू। गैरी लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टावर्स सिंस 15 ईयर। अल्फा लिमिटेड ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है गैरी लिमिटेड को 2 टावर बनाने का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है 2 टावर का कितना है वो 160 करोड़। जब कॉन्ट्रैक्ट लिया गया तो गैरी ने एस्टिमेट करी थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 141 करोड़ की। क्या ये रेलेवेंट है? जहां आंसर इज नो, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। फिर ये अज्यूम किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन 3 सालों में कंप्लीट हो जाएगी। 1 साल के एंड में गैरी ने अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिवाइज कर दी 150 करोड़। क्या ये रेलेवेंट है? हाँ जी, ये रेलेवेंट है। At the beginning of year 2, the customer has requested for a variation in the contract. Customer now wants construction of 3 towers instead of 2. The term of the contract will not change. Construction of all tower जो है साथ में ही कंप्लीट होगी। इससे क्या हुआ? इससे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो बढ़ गया 80 करोड़ से और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी बढ़ गई 75 करोड़ से। अब गैरी लिमिटेड ने डिसाइड करा होगा कुछ तो ठीक है कि वो मेजर करता है उस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को। ईयर 1 की कॉस्ट आपको एक्चुअल बेसिस पे ये दे रखी है, ईयर 2 की ये दे रखी है जिसमें से 2.25 करोड़ का मटेरियल अनयूज्ड है। टोटल कॉस्ट ईयर 3 की जो थी, जो रिवाइज वाली थी, वही हुई है। तो आपको क्या निकालना है? कॉस्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है ईयर 1 एंड 2 का। तो अगर आप ईयर 1 की बात करोगे तो बताओ ईयर 1 पे कॉस्ट कितनी लगी है? सर 35.25 की कॉस्ट लगी है। डिवाइडेड बाय लगनी कितने की थी? 150 करोड़ की कॉस्ट लगनी थी इंटू 100। 35.25 डिवाइड बाय 150, 23.5, 23.5%। और ईयर 2 की अगर मैं बात करूं तो ईयर 2 पे कॉस्ट लगी 148.5 माइनस 2.25 का आपका मटेरियल अनयूज था और आपकी कॉस्ट ईयर 2 के बिगिनिंग में ही एस्टिमेटेड बढ़ गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंक्रीज बाय 75 करोड़ प्लस 75 इंटू 100। तो ये कितना आएगा? 150 प्लस 75 होता है 225। 148.5 माइनस 2.25 डिवाइड बाय 225, ये होता है 65%। तो ए का तो ईयर 1 का ठीक है। आपका आंसर है क्या? ये 65 और 23 बी। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आप रिकॉग्नाइज करोगे एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी 23.5। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो था एंटर हुआ था 160 करोड़ पे। तो आप रेवेन्यू कितने पे बुक करोगे? रेवेन्यू आपका हो जाएगा 160 इंटू 23.5%। और कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट आपकी हो जाएगी 35.25। तो बताओ जी, 160 इंटू 23.5%, 37.6 माइनस 35.25, तो 2.35। 2.35 का क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर, हर एक साल कितना कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो पहले ईयर में होगा 37.6, तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। फिर दूसरे ईयर में बताओ कितना होगा? दूसरे ईयर में आपका कितना है कंप्लीशन? 65%। और आपका रेवेन्यू कितने से बढ़ गया था? 80 करोड़ से। तो दूसरे ईयर में आपका होगा, ईयर 2 की अगर मैं बात करूं तो 160 प्लस 80 इंटू 65%। तो 160 प्लस 80 इंटू 65% होता है 156 माइनस ईयर 1 में आपने कितना रिकॉग्नाइज कर लिया? 37.6 माइनस 37.6, तो ये होता है 118.4। तो ईयर 2 के अंदर कितना होगा? 118.4 और ईयर 1 में इतना होगा। तो आंसर इज सी। फिर उसके बाद एक्स लिमिटेड एंटर करता है इनटू अ बाइंडिंग अग्रीमेंट विद बीटा लिमिटेड टू बाय अ कस्टम मेड मशीन फॉर 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर 24-25। एक्स लिमिटेड हैज टू चेंज इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन मार्केट ट्रेंड बिफोर डिलीवरी ऑफ द मशीन। एक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी चेंज कर दिया मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड द न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन ऑर्डर। तो मुझे जरा बताओ, मैंने आपको मैराथन में बताया था, हर बार क्लासेस में भी बताया था, जो नई मशीन है क्या उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आ पाएगा? नहीं आएगा। तो क्या वो एसेट है? का आंसर इज नो। सर वो एसेट भी नहीं है क्योंकि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएगा। फिर उसके बाद अब कंपनी जो है उसको स्क्रैप कर देगी। ठीक है जी, कर देगी। फिर द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 25,000 रुपए की। मशीन कितने की है? 2 लाख रुपए की। तो आपको लॉस कितने का हो गया? 2 लाख माइनस 25,000, 1,75,000 रुपए का आपको लॉस हो गया।
और फिर वो आपको ऐसे ऐसे करके रिसीव हुई है। वो कह रहे हैं बताओ क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट करोगे जी? नहीं करेंगे। क्या इंपेयरमेंट अकाउंट डेबिट करोगे जी? नहीं। इंपेयरमेंट किसका होता है? इंपेयरमेंट एसेट का होता है। जो चीज एसेट ही नहीं उसको इंपेयर कैसे करोगे? कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 लाख से डेबिट करेंगे। नहीं, 2 लाख से भी नहीं करोगे, क्योंकि आपका घाटा कितने का हुआ है? आपका घाटा हुआ 1,75,000 रुपए का। तो P&L को डेबिट करोगे 1,75,000 रुपए से। ठीक। ABC Limited is in the business of creating content for various OTT platforms. The company has developed a technical know-how asset by creating an expenditure of 25 lakh. और the company started using the asset on 1 अप्रैल 2019. The management of the company is of the view that asset has infinite life. तो ये तो हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट लाइफ नहीं हो सकती। कितने साल की लाइफ होती है? अगर AS26 क्या बोलता है जी? 10 साल की लाइफ बोलता है। एंड देयरफॉर हैज नॉट अमोर्टाइज। तो ये तो गलती कर दी उन्होंने। कहता है अमोर्टाइजेशन अमाउंट निकाल के दिखाओ करंट एज वेल एज प्रीवियस पीरियड का, एंड टू चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च विद रेफरेंस टू AS26। तो भाई अप्रैल 19 से 20 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 20 के बाद 21 का लगेगा, 22 का लगेगा, 23 का लगेगा। 4 साल तो लगेंगे प्रायर पीरियड के, और 1 साल लगेगा किसका? करंट ईयर का। और टोटल लाइफ 10 साल की लेनी होती है, तो अमोर्टाइजेशन कितना आ जाएगा? अमोर्टाइजेशन आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, तो 12, 12.5 हो जाएगा। 12.5 का आपका अमोर्टाइजेशन आ जाएगा। तो नील नहीं जी, नील नहीं होगा। 25 लाख क्योंकि इंटेंजिबल नहीं जी। 12.5 इंक्लूडिंग करंट ईयर अमोर्टाइजेशन ऑफ 2.5 टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 15 नहीं, 15 भी नहीं, 12.5 इज द आंसर। फिर उसके बाद हेल्थ इंडिया लिमिटेड HIL इनकॉर्पोरेट हुई है अंदर कंपनीज एक्ट 2013। वो एंगेज है किसके अंदर? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। द कंपनी का प्लांट है बद्दी के अंदर हिमाचल प्रदेश में, और भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में। वो इंपोर्ट भी करती है मेडिसिन फार्मा इनकॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क से। ठीक है। 1 जनवरी 2024 को उसने 2 लाख स्ट्रिप बेची मेडिसिन की डी लिमिटेड को 50 लाख रुपए की, 60 डेज क्रेडिट पे। कॉस्ट पर स्ट्रिप कितनी थी? 20, तो 40 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट थी। डी ने 20% अमाउंट दे दिया, तो 20% कितना हो गया? 50 लाख का 20% हो गया 5 to 10 लाख रुपीस उसने अमाउंट दे दिया ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन 5 जनवरी 2024। तो 50 में से 10 आ गए, लेने कितने हैं? 40 लाख रुपए अब लेने हैं। इन मार्च 2024 डी लिमिटेड इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इशू और ट्राइंग टू रेज फंड, और वो दिवालिया हो गई, गोन इनटू लिक्विडेशन ऑन 15 मार्च 2024। एट द टाइम वो कहता है भाई जब हमने माल बेचा टू डी, देयर वाज नो रीजन टू HLI बिलीव दैट इट विल नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट द सेल प्रोसीड फ्रॉम डी इन द फ्यूचर। कहता है हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि हम ये माने कि भाई वो पैसे नहीं देगा। तो मुझे बताओ, अगर कोई रीजन नहीं था, आप तो क्या आपने AS9 के हिसाब से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे? द आंसर इज यस, आप करोगे, क्योंकि AS9 क्या बोलता है? AS9 से कि भाई जब आप रेवेन्यू, जब आप वो सेल कर रहे हो, आपको तब देखना है कि आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी है कि आप अमाउंट का अल्टीमेटली कलेक्शन कर लोगे। अगर आपके पास तब रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है कि आप अमाउंट को कलेक्ट कर लोगे, देन आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने से रोका जाता है। अगर आपके पास तब है, आप अपना रिकॉग्नाइज करो। अगर उसके बाद दिक्कत आई तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। तो 40 लाख का क्या होगा? बैड डेट हुए, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो चलो यहाँ पे नहीं हुए, वो लिक्विडिटी हो गया, तो बैड डेट हो गए 40 लाख रुपए के। फिर वो कहता है 1 अप्रैल 2023 को HLI ने इन्वेस्टमेंट भी करी थी 200 लाख की इन द इक्विटी शेयर ऑफ रोज लिमिटेड, जिसमें से 50% लॉन्ग टर्म है और रेस्ट जो है करंट है। द रियलाइजेबल वैल्यू जो है कितनी हो गई? 50 लाख की होगी, एज रोज लिमिटेड लॉस्ट अ कॉपीराइट। तो रोज लिमिटेड ने कोई कॉपीराइट गवा दिया, तो अब 200 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 50 लाख। तो लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में कितना कितना चला गया? 25 लाख और 25 लाख। और आपका यहां से कितना कितना गया हुआ है? यहां से गया होगा 100 लाख और 100 लाख। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो इसकी वैल्यू होगी 25 और करंट की वैल्यू भी होगी 25। तो करंट को दिखाओगे विच एवर इज लोअर पे, तो आप कितने का खर्चा बुक करके चलोगे? 75 लाख रुपीस का आपका वो आ गया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया करंट की कैटेगरी में। इसको आप किस पे दिखाते हो? लॉन्ग टर्म को। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये है लॉन्ग टर्म, ये है करंट। लॉन्ग टर्म को आप दिखाते हो एट कॉस्ट, लेकिन अगर परमानेंट डिक्लाइन होता है तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो 75 लाख रुपए का आपको यहां पर भी प्रोविजन बना करके चलना पड़ेगा। ठीक। फिर उसके बाद वो कहता है HIL ने इंपोर्ट करी थी मेडिसिन फार्मा इनकॉर्पोरेशन को कितने की? $2.5 लाख की 1 जनवरी को। उसने पेमेंट कब करी है? क्या कहते हैं 17 अप्रैल 2024 को।
अब आपको एक्सचेंज रेट भी दे रखे हैं, तो भाई साहब आपने जनवरी के अंदर करी थी तब एक्सचेंज रेट था 81 का, और मार्च के अंदर एक्सचेंज रेट कितना हो गया, 80 का एक्सचेंज रेट हो गया। तो एक आपने क्योंकि इंपोर्ट करा था तो पेबल था, तो 1 रुपीज इंटू 2.5 लाख का आपको क्या हो गया, आपको गेन हो गया। HIL जो है वर्किंग कर रहा है स्ट्रेटेजिक प्लान टू क्लोज द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ भोपाल ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द क्लोजर ऑफ भोपाल प्लान ऑन मार्च 2024। कंपनी डिड अ फॉर्मल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग क्लोजर टू द अफेक्टेड पार्टी ऑन 10th ऑफ मार्च। भाई साहब नगर में ढिंडोरा कब पीटा, मुझे जरा बताओ, नगर में ढिंडोरा कब पीटा, नगर में, अब ढिंडोरा मुझे लिखना नहीं आता, ढिंडोरा, ढिंडोरा कब पीटा, सब 10 मार्च को ढिंडोरा पीटा। जहां आपने कमिटमेंट कर दी, सबको बता दिया पब्लिकली, तो फिर आपको वो काम करना पड़ेगा, फिर आप ऑब्लिगेटरी हो गया अब आपके लिए। और एग्रीमेंट में कब एंटर करे, 21 अप्रैल को, लेकिन आपके पास ऑब्लिगेशन कब आ गई थी भाई, 10 मार्च को आ गई थी, क्योंकि आपने सबको बता दिया था। वो कहता है रिपोर्टिंग डेट क्या है, 31 मार्च है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ द अबव केस सिनेरियो, आपको बताना है 6 to 9 हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू विल बी फॉर द मेडिसिन ऑफ डी लिमिटेड विल बी मेड। वो कहता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा 50 लाख का, करेक्ट। सब्सिक्वेंटली अनरियलाइज अमाउंट ऑफ 50 लाख डेबिट हो जाएगा द बैड डेट, नहीं साहब, अनरियलाइज तो 40 लाख था। रेवेन्यू 40 लाख पे होगा, नहीं साहब, रेवेन्यू 40 लाख पे नहीं होगा। फिर उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा 50 लाख पे, सही बात है। सब्सिक्वेंटली अनरियलाइज अमाउंट ऑफ 40 लाख डेबिट हो जाएगा बैड डेट, हाँ जी ये बिल्कुल सही है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द 31 मार्च 2024। जो वैल्यू ऑफ रिडक्शन है, तो 75 और 75 आपका कितना हो गया, 150, दोनों ही अमाउंट आपके P&L के अंदर आ रहे थे। तो रिडक्शन ऑफ 50 लाख इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट विल बी चार्ज, नहीं 50 लाख नहीं होगा, देयर विल बी नो इंपैक्ट इन द लॉन्ग टर्म, नहीं जी। रिडक्शन ऑफ 75 इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट विल चार्ज टू P&L, नो इंपैक्ट, नहीं जी, लॉन्ग टर्म पे भी इंपैक्ट आएगा। रिडक्शन ऑफ 75 लाख इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रिडक्शन ऑफ 75 लाख इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल आल्सो चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एकदम सही है। पॉइंट नंबर सी, आपको दोनों को चार्ज करना पड़ेगा ना, फिर डी तो चलो छोड़ देते हैं। असरटेन द गेन और लॉस आपको निकालना है, तो हमारा 2.5 लाख रुपए का एक्सचेंज गेन आया था, 2.5 लाख का एक्सचेंज गेन शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, तो आप कब ऑब्लिगेटरी हो गए थे साहब, 10 मार्च को आप ऑब्लिगेटरी हो गए थे, 10 मार्च ही थी ना, हाँ 10 मार्च को आप ऑब्लिगेटरी हो गए थे, आपने ढिंडोरा पीट दिया था। एक्स लिमिटेड ने सोल्ड करा एक मशीनरी जिसकी WDV कितनी है, तो आओ जरा लिखो यहाँ पे, WDV कितनी है, 60 लाख रुपीस की, टू वाई फॉर 75 लाख, फेयर वैल्यू कितनी है 75 लाख, सेलिंग प्राइस कितना है 75 लाख। मुझे जरा बताओ एक्चुअल गेन कितना हो गया, एक्चुअल गेन हो गया 15 लाख रुपए का। नोशनल की क्या है, नोशनल ना तो गेन है ना तो लॉस है, तो एक्चुअल की ट्रीटमेंट क्या होगी, एक्चुअल की ट्रीटमेंट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्स लिमिटेड शुड अमोर्टाइज द प्रॉफिट, नहीं अमोर्टाइज नहीं करेंगे, एक्स शुड लिमिटेड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ 15 लाख इमीडिएटली, यस जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि ये एक्चुअल है, यही आपको समझाया था। नेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ अमाउंट ही जीरो है। आओ जरा केस सिनेरियो 2, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जेड लिमिटेड की ऑन 31 मार्च 2025 इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं। फिर उसके बाद 1 अप्रैल को जेड लिमिटेड ने रिडीम कर दिए सभी प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5% और बॉट बैक कर लिए 8 लाख इक्विटी शेयर एट 20 पर शेयर। तो जरा बताओ जब उसने रिडीम कर लिए प्रेफरेंस शेयर तो क्या एंट्री करेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 200 लाख की, 200 से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में सिक्योरिटी प्रीमियम से उड़ा दूं, हाँ जी सर उड़ा दो, 10 यहां से उड़ा दिया, टू बैंक 210, और इक्विटी शेयर बायबैक की एंट्री क्या करी होगी, इक्विटी शेयर बायबैक की एंट्री करी होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से 80 लाख रुपीज से। और क्या कहते हैं लॉस ऑन बायबैक के लिए भी मैं क्या यूज करूं, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लू, हाजिर कर लो, तो 80 लाख रुपीज, और टू बैंक लॉस कैसे निकाला, 20 पर शेयर बायबैक करना है और 10 रुपीज की फेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू है, तो 10 रुपए का क्या आ गया, लॉस आ गया, टू बैंक 160। ये कैसे आया, ये आया 8 लाख शेयर इंटू 20 पर शेयर, ठीक। वो कहता है कि भाई ये हम सब ऑथराइज थे, कोई दिक्कत नहीं है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बायबैक, कंपनी ने डिसाइड कर दिया इन्वेस्टमेंट बेचने का, तो इन्वेस्टमेंट जब बेची तो बैंक अकाउंट डेबिट 98 लाख रुपीज से, और क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट आ कितने गिरी थी
कहाँ गई इन्वेस्टमेंट? 95 की। और 3 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। 80,000 इक्विटी शेयर स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग थे ऑफ द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉय एट 15 पर शेयर, जब मार्केट प्राइस कितना था 20 पर शेयर, तो ये इंक्लूड हो रखे है करंट लाइबिलिटी के अंदर। और 70% जो है एक्सरसाइज कर लिए गए ऑप्शन, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी, बताओ जी, बैंक अकाउंट डेबिट। 80,000 का 70% कितना होता है? 80,000 इंटू 70%, 56,000 शेयर इंटू 15 रुपए उन्होंने दिए, तो 8,40,000, 8,40,000। फिर उसके बाद रिजर्व्स या फिर लाइबिलिटी डेबिट कितने रुपए से? 5 रुपए से, तो 56,000 इंटू 5, 2,80,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,60,000। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपए से 5,60,000। एंट्री देख लो भाई, मैच करेगी। 8,40,000 माइनस 5,60,000, 5,60,000। तो दिस विल बी द एंट्री फॉर दिस। कहता है बैलेंस बताओ सीआरआर का। अच्छा, हमने सीआरआर की ना एंट्री नहीं करी, तो कोई बात नहीं, यहीं से निकाल लेते हैं सीआरआर का बैलेंस। तो एक तो इस पे बनेगा, इसकी फेस वैल्यू पे 200 का, 50 का था, 200 का और बना, और 80 लाख रुपीस की आपने इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीम करी, तो टोटल इतने का सीआरआर हो जाएगा। तो ये कितने हो गए? 50 प्लस 200 प्लस 80, ये हो गए 330, 330 का सीआरआर हो जाएगा आपका। कैश एंड बैंक बैलेंस भी आपको बताना है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस है कितना? 320 का है। आपने एक तो रिडीम करे प्रेफरेंस शेयर 210 रुपए के, फिर उसके बाद आपने और रिडीम करे इक्विटी शेयर 160 रुपए के, फिर उसके बाद आपने पैसा लिया एम्प्लॉय से 8,40,000। ये लाख चल रहा है क्या? हाँ, तो ये लाख, हाँ लाख चल रहा है ना, तो 8.4 लाख। फिर उसके बाद और 98 लाख रुपीस की आपने इन्वेस्टमेंट भी बेची है, और बस यही आपने करा है। तो 320 माइनस 210 माइनस 160 प्लस 8.4 प्लस 98, तो ये होता है 56.4। 56.4 ये आपके पास निकल करके आता है आंसर, 56.4। ठीक है, इसका टोटल इज इक्वल टू 56.4। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वो क्या कह रहा है, सॉरी ये आएगा ना, व्हाट विल द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस 31 मार्च 2025 एक्सक्लूडिंग सीआरआर। सीआरआर का बैलेंस बिना पूछे बता रहा है वो। तो भाई साहब, आपका बैलेंस आ रहा था रिजर्व एंड सरप्लस का 600। 600 में से आपने सीआरआर कितने का बना दिया? सीआरआर आपने बना दिया 280 का, तो 600 में से 280 तो ये चले गए। फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट कितने का हुआ था? प्रॉफिट हुआ था ये रहा, पीएनएल में ये गया 3 रुपए का, आपको ये प्रॉफिट हुआ था। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास इतने का आ रहा था, 10 रुपए आपने प्रेफरेंस शेयर वाले माइनस करवाए, ये वाले। और ये 8 लाख लॉस ऑन बायबैक आपने माइनस कराया, 8 लाख ये माइनस कराया, और आपने शेयर इशू करे उसका भी पैसा आया आपके पास 5,60,000 प्लस 5.6। और अच्छा, ये 8 थोड़ा ना होगा, ये 80 होगा, मैंने गलत लिखा हुआ है। 80 160 होगा ना, सॉरी 80। 100 माइनस 10 माइनस 80 प्लस 5.6, तो ये आ रहा है मेरा कितना? ये आ रहा है 15.6, और 600 माइनस 280 प्लस 3, ये आ रहा है 323। ठीक है, तो आओ जरा, 323 और 10 नहीं, 243 नहीं, 323 और 15.6, यस, 13 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 14, पास लिमिटेड हैड द फॉलोइंग आइटम अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025, सिक्योरिटी प्रीमियम सी, कैपिटल रिजर्व और रिवैल्यूएशन। कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड लॉसेज आ रहे हैं 280 के, तो इनका टोटल कितना है? 90 प्लस 40 प्लस 70, ये है टोटल 200 के, और माइनस 280, तो नेट रिजर्व कितने के हैं? 80 के। वो कहता है कि बताओ कैसे डिस्क्लोज होंगे रिजर्व एंड सरप्लस प्रीमियम और 280 इन द एसेट साइड, नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस 200 एक्यूमुलेटेड लॉस एसेट साइड, नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस 200 ओनली, नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस 80 लाख ओनली, यस, 80 लाख पे डिस्क्लोज होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जे लिमिटेड केम अक्रॉस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कंटीजेंट लायबिलिटी थी जिसका कोई प्रोविजन नहीं बना रखा था, कंटीजेंट लायबिलिटी सेटल हुई 7500 पे, और 6,000 रिकवर भी हो गई इंश्योरेंस कंपनी से।
तो बताओ नेट लॉस कितने का हुआ? सर नेट लॉस हुआ 1500 रुपए का। 1500 रुपए का जो आपको नेट लॉस हुआ, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा री कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर, और टू बैंक। तो फॉलोइंग करेक्ट ट्रीटमेंट बताओ भाई, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट 1500 से और टू बैंक 1500, यही है करेक्ट ट्रीटमेंट, कहानी खत्म। ठीक। बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव की तरफ। हार्डी लिमिटेड इंटेंड टू एक्सटेंड द फैक्ट्री सेटअप फॉर द एडजेसेंट प्लॉट विद दिस इंटीग्रेटेड ओल्ड प्रेमाइसिस। उसे लैंड खरीदा 250 हेक्टर, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 25,000 पर हेक्टर। तो लैंड कितने का हो गया? लैंड हो गया 25,000 इंटू 250, 62,50,000। तो लैंड हो गया कितने का? 62,50,000 का लैंड हो गया। उसने स्टैम्प ड्यूटी चार्ज पे करे 5% के, तो 3,12,500 की स्टैम्प ड्यूटी होगी साहब। और उसने 4,75,000 रुपए से लीगल फीस पे करी, ये हो गई लीगल फीस। फिर उसके बाद उसने इंकर करे हैं 37,85,000 फॉर डिमोलिशिंग ओल्ड प्रेमाइसेस देयर ऑन। सम ऑफ 12,60,000 इंक्लूडिंग जीएसटी वर रिराइज फ्रॉम द सेल ऑफ मटेरियल साल्वेज फ्रॉम द साइट। तो नेट कॉस्ट कितनी बैठी? 37,85,000 माइनस 12,60,000, 25,25,000। तो ये भी मैंने ऐड कर दी। फिर उसके बाद वो कहता है टिल द न्यू साइट विद द एक्सटेंडेड फैक्ट्री प्रीमाइसेस रेडी, द कंपनी नीड टू मूव द प्रेजेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर टेम्परेरी साइट। फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है इनकर्ड होगी। तो ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी पीएनएल के अंदर, ये भी जाएगी पीएनएल के अंदर, और ये भी जाएगी पीएनएल के अंदर। मैनेजमेंट की ओपिनियन है कि कॉस्ट ऑफ मूविंग प्रोडक्शन टू अनदर टेम्परेरी लोकेशन कैपिटलाइज होगी, तो उनकी ओपिनियन गलत है। आपको लैंड की वैल्यू भी निकालनी है, तो लैंड की वैल्यू इनका टोटल आ जाएगी, लैंड की वैल्यू सिंपल, इन सबका टोटल आ जाएगी लैंड की वैल्यू। नेहा के पास 20,000 इक्विटी शेयर है नेक्सस लिमिटेड के, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 2,40,000 1 अप्रैल को, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा, वो बना लेते हैं। नंबर्स, डिविडेंड, अमाउंट, नंबर्स, डिविडेंड, अमाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस है 20,000 इक्विटी शेयर 2,40,000 के। उसके बाद डायरेक्टर जो है उसने बोनस इश्यू करा इन द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी 5, हर 5 के बदले में 1 शेयर, तो 4,000। और 31 जुलाई उसने राइट इशू भी इशू करा इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर फॉर एवरी 4, हर 4 के बदले में 3। तो 20,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो 18,000 का राइट इशू आया। राइट इशू कितने का आया? 18,000 का उसके पास राइट इशू आया। पेमेंट कितनी करनी है? 14 रुपए पर शेयर। ड्यू डेट है 31 अगस्त, उसने 50% ऑप्ट कर लिए, तो 50% उसने खुद ले लिए। 50% यानी कि 9,000 शेयर उसने ले लिए, और 9,000 शेयर उसने बेच दिए 3 रुपए के हिसाब से। तो 27,000 ये जो कमाए उसने, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे साहब पी एंड एल अकाउंट के अंदर। और 9,000 इंटू 14 जो भी अमाउंट आएगा वो क्या है? वो है कॉस्ट। तो 9,000 शेयर उसके पास और आ गए इंटू 14, 1,26,000। फिर उसके बाद 8 अक्टूबर को उसने डिविडेंड रिसीव करा 15% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो जरा मुझे एक बात बताओ, 31 मार्च 2024 के लिए डिविडेंड रिसीव करा, तो जो भी कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में 31 मार्च को आ रही होगी, कंपनी उसी पे तो डिविडेंड देगी। उसके बाद कंपनी ने जो कैपिटल इशू करी 31 मार्च के बाद, जो भी शेयर इशू करे उस पर डिविडेंड देगी। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी मार्च के अंदर। तो मुझे जरा बताओ, जो ये ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है 20,000 शेयर की, ये तो ओपनिंग है, कंपनी ने बहुत पहले कभी इशू कर रखे होंगे, तो इस पे डिविडेंड आएगा? यस। ये 4,000 बोनस इस साल आया है, मार्च में तो था ही नहीं, ये तो इस साल आया है। तो क्या इस पे बोनस आएगा? इस पे डिविडेंड आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये बोनस शेयर कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आ ही नहीं रहे होंगे मार्च के अंदर, उसकी शेयर कैपिटल के अंदर आ ही नहीं रहे होंगे। सिमिलरली ये राइट शेयर भी उसकी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ रहे होंगे। तो इसलिए सिर्फ डिविडेंड किस पे मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा साहब 20,000 शेयर पे। तो बाय बैंक कितना डिविडेंड दिया है कंपनी ने? डिविडेंड दिया है साहब 15%। तो 20,000 इंटू 10 का 15%, 30,000। नवंबर में 11,500 शेयर प्रीमियम ऑफ 16 पे बेच दिए, तो 10 रुपए का था 26 पे बेच दिए। 11,500
इंटू 26, 2,99,000। ठीक है, बताओ अब इस गेन लॉस, इस पे आपको गेन लॉस भी निकालना पड़ेगा, आओ जरा निकालें। तो जरा बताओ उसने क्या बोला है, उसने बोला है एज्यूम शेयर बिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट पे आपको निकालना है। तो आप कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस 1,26,000 डिवाइडेड बाय 20 और 24, 20 + 4 + 9, 33,000। 2,40,000 प्लस 1,26,000 डिवाइड बाय 33,000, तो ये होता है 11.09, ये कॉस्ट आ गई। इंटू 11,500, तो 1,27,000 इंटू 11,500 शेयर, तो मेरे पे टोटल कॉस्ट आ गई 1,27,545। और ये आपने कितने का बेचा, ये हमने बेचा 2,99,000 रुपए का, तो माइनस 2,99,000, तो 1,71,454 का प्रॉफिट हो गया। तो टू, अच्छा ये मैंने लिखा ही नहीं, 171,454 का प्रॉफिट हो गया। ये है टू बैलेंस बीडी, ये है टू बोनस, ये है टू बैंक, और ये है टू P&L अकाउंट। 171,454। बस कितने शेयर बच गए, बाय बैलेंस शीट 20,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000 माइनस 11,500, 21,500 शेयर बच गए। कॉस्ट कितनी आ रही होगी, 2,40,000, 21,500 इंटू 11.09, 2,38,435। और ये डिविडेंड भी P&L के अंदर ही चला जाएगा। तो क्या हो गया, 30,000। ठीक, दिस इज वे दिस क्वेश्चन इज विल बी सॉल्व। तो ये तो कॉस्ट ऑफ द लैंड निकाल ली इन्होंने, 2,38,455। 2 लाख हमारा 55 का 35, 25 रुपए का फर्क आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इन्होंने दोनों ऑल्टरनेटिव से कर रखा है, ये ऑल्टरनेटिव 2 से अपना मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग पर्टिकुलर आर फर्निश्ड बाय बेला लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस और ये सब आपको दे रखा है, फैक्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट ये सब दे रखा है। इक्विटी कैपिटल 5,000 शेयर की आ रही थी, फुली पेड अप 1,000 शेयर ऑफ 70 पेड। डायरेक्टर ने फाइनल कॉल मंगाई 30 पर शेयर की 1 अक्टूबर को। एक शेयर होल्डर नॉट पे ऑन 75 शेयर पे पैसे नहीं आए और वो फोरफिट कर दिए, फिर वो री इशू कर दिए 70 पर शेयर। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 30 रुपए लेने थे और 70 रुपए पे बेच दिए, 30 रुपए के बचे थे शेयर पे और आपने 70 पे बेच दिए, तो आपको 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया इंटू 75, 40 × 75, 3,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट कहाँ जाता है, ये प्रॉफिट जाता है कैपिटल रिजर्व में। सर वाई पर कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन शेयर होल्डर्स के बीच की ट्रांजेक्शन है, ये कोई कंपनी और किसी लेनदार देनदार की ट्रांजेक्शन थोड़ा ना है, तो शेयर होल्डर्स के बीच की ट्रांजेक्शन है। तो कभी भी शेयर होल्डर्स के बीच की ट्रांजेक्शन होगी तो उसपे होने वाला नफा नुकसान कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। वो कहता है प्रॉफिट ऑन री इशू को हम फॉरफिटेड इक्विटी शेयर पे हमने कहा इंक्लूड कर रखा है, P&L अकाउंट के अंदर, तो ये गलत है। बिल डिस्काउंट करा लिए बट अभी मेच्योर नहीं हुए, तो ये क्या है, ये है आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं करी तो आपको पेमेंट करनी पड़ जाएगी, तो इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। टर्म लोन के लिए पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंक्लूड 8,000 इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, द लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथेकेशन, तो ये ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये लाइन आपको डिस्क्लोजर के लिए दे रखी है और इसको आपको रिक्लासिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड, इसका आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बस एक नोट देना होता है कि डायरेक्टर ने डिविडेंड को डिक्लेयर करा। आपको बैलेंस शीट बनानी है, मुझे नहीं लगता है इसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द बैलेंस शीट ऑफ मून लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2025 एंड 24 वर गिवन एज फॉलोज। आगे बढ़ते, फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। पीबीटी कितना है, 45,000। अच्छा आपको कैश फ्लो बनाना है और वो कहता है टैक्स एक्सपेंस 15,000, जिसमें से डेफर टैक्स लायबिलिटी 6,000 की क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर और डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जिस जिसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका खाता बनेगा, बाकी तो कैश फ्लो बनेगा। तो पीबीटी कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी है कहाँ गया, 45,000 रुपए। ऐड
अच्छा टैक्स एक्सपेंस तो आएगा ही ना, क्योंकि आप बिफोर टैक्स ही ले रहे हो। ऐड, बताओ जी और क्या क्या एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। एक तो टैक्स की दे रखी है, तो टैक्स का ना खाता बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता बना लो, यही यहाँ खाते बना ले। तो बताओ जी, ओपनिंग प्रोविजन कितना है 2025, 2025 दोनों ही 25 25 कैसे हो सकते हैं, ये 24 होगा फिर, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना इस वजह से। तो 10,000 का ओपनिंग प्रोविजन था और 15,000 रुपए का क्लोजिंग प्रोविजन था। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि हमारा टैक्स एक्सपेंस कितने का है, 15,000 का है, जिसमें से 6,000 डेफर टैक्स किया है, तो 15,000 माइनस 6,000, 9,000 यहाँ आएंगे, क्योंकि डेफर टैक्स थोड़ा ना प्रोविजन फॉर टैक्स में जाता है, वो तो डेफर टैक्स के अंदर जाता है यहाँ पर। तो बताओ टैक्स पेड कितना है, 10,000 प्लस 9,000 माइनस 15,000, 4,000 का आपका टैक्स पेड आ जाएगा टू बैंक। फिर उसके बाद उसने और क्या बोला है, फर्नीचर के बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। खाता बना लो, चुपचाप खाता बना लो। ओपनिंग बैलेंस था 1,90,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2,95,000। वो कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पिक्चर पे 35,000 का, तो लो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 35,000 का। वन ओल्ड फर्नीचर आइटम वॉज सोल्ड फॉर 17,000, प्रॉफिट ऑन सच डिस्पोजल अमाउंटिंग टू करंट ईयर इज 8,000 वॉज बुक्ड इन द करंट ईयर। तो 8,000 का आपको प्रॉफिट हो रखा है और 17,000 रुपए का आपने जो है वो बेच दिया है। ओहो, 17,000 का आपने बेच दिया है। 1,90,000 प्लस 8,000 माइनस 35,000 माइनस 17,000 माइनस 2,95,000, तो ये आता है निकल के 1,49,000। तो ये बैंक टू परचेजेस में आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, परचेज करा होगा। आओ जरा, डेप्रिसिएशन, एड डेप्रिसिएशन 35,000। और बताओ, गेन और सेल ऑफ फर्नीचर लेस हो जाएगा, लेस गेन 8,000। और बताओ, ये आपने कर लिया, ये आपने कर दिया 17,000 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और बताओ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में परचेज ऑफ फर्नीचर और सेल ऑफ फर्नीचर में आएगा 17,000, और परचेज ऑफ फर्नीचर में कितना आएगा 1,49,000, 1,49,000। टैक्स पेड भी लगे हाथ माइनस कर ही दो, लो टैक्स पेड कितना है 4,000। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं क्या, हाँ सर, 4,000 का क्या है टैक्स पेड। तो ये भी एडजस्ट हो गया। पीबीटी आपको ही दे रखा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसमें टैक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बस अब तो सीधा बैलेंस शीट पे आ जाओ। शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल रेस करिए आपने 2 लाख रुपए की। रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ दो, डेफर टैक्स लायबिलिटी छोड़ दो। ट्रेड पेबल 25,000 से 40,000 हो गए, 25,000 माइनस 40,000, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 15,000 से कैश फ्लो आपके बढ़ जाएंगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आपने खाता बना लिया, छोड़ दो। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसके अंदर ये तो सेम है, फर्नीचर आपने एडजस्ट कर लिया, आपका काम इसका भी हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 20,000 से 10,000 हो गए, तो 10,000 से कैश चला जाएगा आपका, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल और ये हो गया ट्रेड पेबल। और बताओ जी, इन्वेंट्री 2 लाख से 2.5 लाख हो गई, तो 50,000 नेगेटिव इन्वेंट्री बढ़ना मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ना, तो ये हो गया इन्वेंट्री। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो छोड़ दो। चलो जी मुझे बताओ, सीधा मैं नेट ही निकाल दूं क्या, हाँ सर निकाल दो। 45,000 प्लस 35,000 माइनस 8,000 प्लस 15,000 माइनस 60,000 माइनस 4,000, तो ये निकल कर आता है 23,000। फिर उसके बाद ये बताओ, परचेज नेगेटिव में आएगा ना, 17,000 माइनस 1,49,000, तो 1,32,000। और ये शेयर कैपिटल इशू ये पॉजिटिव में आएगा 2 लाख, तो तीनों का टोटल करो, प्लस 2 लाख प्लस 23,000, ये होता है 91,000। तीनों का टोटल होता है 91, और ओपनिंग कैश कितना है 1,85,000 प्लस 1,85,000, तो टोटल होता है 2,76,000। ये इतना आसान था, देख रहे हो, ये इतना आसान था।
चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई लिमिटेड रिपोर्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 18 लाख फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2024। उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन है। वो कहता है डिविडेंड इनकम जो है 8 लाख रुपए की रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर, उसको रिकॉग्नाइज करा टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख ओनली। तो भाई गलत है, 6 लाख रुपए से और इनकम रिकॉग्नाइज करो। सेल प्रमोशन एक्सपेंस जो है 15 लाख के हैं जो तीसरे क्वार्टर में हुए हैं। 70% जो है आपने डेफर कर दिया है चौथे क्वार्टर में, एज द सेल इन द लास्ट क्वार्टर इज हाई, तो ये भी गलत है। तो 15 इंटू 70% हो गया 10.5, एडिशनल खर्चा आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसकी डेफरमेंट अलाउड नहीं है। द थर्ड क्वार्टर कंपनी ने चेंज करा है डेप्रिसिएशन मेथड, जो कि क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है फ्रॉम WDV टू SLM विच रिजल्टेड इन एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ 4 लाख। द एंटायर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द थर्ड क्वार्टर, तो द शेयर ऑफ थर्ड क्वार्टर इज ओनली 1 लाख। तो ये बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन रिसीव हुआ है इन द थर्ड क्वार्टर, उसको अलोकेट करा है इक्वली इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन इसी साल रिकॉग्नाइज होगा, इसी क्वार्टर में, सॉरी 1.5 लाख रुपीज से आपने जो रेफर करा है उसको भी आपको इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये क्या है, यह है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। was recognized in the third quarter of 5 लाख, जिसमें से लॉस ऑफ 2 लाख रिलेट टू द प्रीवियस क्वार्टर। तो जो प्रीवियस क्वार्टर का लॉस है वो आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिवली आपको दिखाना होता है। तो आपको 2 लाख रुपए से इनकम को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉस है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर, जिससे गेन कितने का हुआ, 30 लाख रुपए का। कंपनी ने अपोर्शन कर रखा है इसको इक्वली 4 क्वार्टर में, तो 30 डिवाइडेड बाय 4, तो 7.5 लाख, 7.5 लाख। बल्कि जो इन्वेस्टमेंट का गेन था वो सारा का सारा क्या कहते हैं पहले वही रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। तो इस साल वाला जो गेन आपने रिकॉग्नाइज करा है वो आप हटा दोगे, 7.5 से माइनस कर दोगे। तो बताओ जी कितना प्रॉफिट आएगा, 18 प्लस 6 माइनस 10.5 प्लस 1.5 प्लस 2 माइनस 7.5, तो आंसर इज 9.5। 9.5 लाख रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, 9.5। क्वेश्चन नंबर 14, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ पिकल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2025 आपको दे रखी है। फिर वो कहता है फूड लिमिटेड एक्वायर कर देता है बिजनेस ऑफ पिकल ऑन द फॉलोइंग टर्म, वो टेक ओवर करेगा ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एंड लाइबिलिटी एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यूज पे वो रिकॉग्नाइज जो है वो टेक ओवर कर लेगा। पार्ट ऑफ फर्नीचर पिक्चर डिस्पोज ऑफ बाय पिकल लिमिटेड फॉर 55,000। द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉई है ड्यू ऑन 31 मार्च 2025, जिसमें से 35,000 रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड का आपको रखना है। तो यही लाइबिलिटी है, बाकी कोई लाइबिलिटी नहीं है इसका मतलब। तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड क्या है, एक रिजर्व होता है, ये 60,000, इसमें से 35,000 ही एक लाइबिलिटी है, बाकी 25,000 जो है वो कोई लाइबिलिटी नहीं है। उसने पे करना है प्रेफरेंस शेयर को इन पिकल 27 इन कैश एंड 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर है कितने के, 5,000 प्रेफरेंस शेयर है। तो पीसी कितने की निकल कर आएगी, 5,000 इंटू 27 का कैश और 5,000 इंटू 100, तो 5 लाख का ये प्रेफरेंस शेयर आएगा, और 5,000 इंटू 27 1,35,000 ये आएगा। फिर फॉर ईच इक्विटी शेयर इन पिकल लिमिटेड ये डिसाइड करा है कि पे करेंगे 13 कैश वन 1 इक्विटी शेयर ऑफ फूड फॉर 145। इक्विटी शेयर कितने हैं भाई, 6,000, तो 6,000 इंटू 30 और 6,000 इंटू 145, तो 6,000 इंटू 30 हो गया 1,80,000, तो 6,000 इंटू 145 हो गया 8,70,000। तो टोटल, चलो यही निकाल लेते हैं, टोटल हो गया 1,35,000 प्लस 5 लाख, तो 6,35,000 ये हो गया, 1,80,000 प्लस 8,70,000 ये हो गया 10,50,000। टोटल पीसी होगी 10,50,000 प्लस 6,35,000, 16,85,000 रुपए की आपकी टोटल पीसी आ गई। ठीक है, वो कहता है लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है पेड बाय पिकल, लेकिन रिम्बर्स हो जाएंगे फूड के द्वारा। फिक्स एसेट जो है उनको कोई रिवैल्यू नहीं करना, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और कैश अकाउंट और रियलाइजेशन बनाना है, और जर्नल एंट्री कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले एसेट की अगर मैं बात करूं, तो 17,10,000 में से उसने 60,000 की एसेट नहीं ली, 17,10,000 माइनस 60,000, तो 16,50,000 की उसने एसेट ली है। तो अगर मैं एसेट की एंट्री बोलूँ तो क्या होगी, यही कर लें क्या, चलो यही कर लेते हैं।
रियलाइजेशन टू एसेट्स 16,50,000 और 16,50,000। फिर उसके बाद लाइबिलिटी में से उसने, कहाँ गया, हाँ, लाइबिलिटी में से उसने, तो उसका कुछ हुआ था ना ग्रेचुटी का, ये रहा 35,000 की लाइबिलिटी है। ये जो 60,000 है ये एक्चुअली में 35,000 की लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब हो गया आपका 1 लाख की लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, ये 35,000 का ये हो गया, 1,75,000 का ये हो गया और 65,000 का ये हो गया। तो 3,75,000 लाइबिलिटी की एंट्री होगी, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,75,000। अब वो इंडिविजुअल आप लिखते रहना, मैंने पूरी की पूरी एक साथ ही कर दी। फिर उसके बाद जो 25,000 बच गए, 60 माइनस 35, मैंने 35 ही लिए ना, जो 25,000 बच गए उसकी एंट्री क्या होगी, वो जाएंगे शेयर होल्डर फंड में। तो उसकी एंट्री होगी क्या नाम है अकाउंट का, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड टू इक्विटी शेयर होल्डर 25,000, सॉरी, और 25,000। ठीक है, एसेट हमने ट्रांसफर कर दी। फिर उसके बाद फर्नीचर जो बेच दिया, ये वाली आपने कर दिया, फर्नीचर जो बेच दिया उसकी एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू रियलाइजेशन, सॉरी 55, क्योंकि वो फर्नीचर जो था तो आपने रियलाइजेशन में डाल दिया ना। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड की आपने एंट्री कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पीसी की एंट्री है, पीसी की एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। पीसी की एंट्री बताओ क्या करोगे, आप करोगे लिक्विडेटर ऑफ, सॉरी, फूड लिमिटेड, फूड लिमिटेड टू रियलाइजेशन 16,85,000, 16,85,000। और पीसी पे करने की तो सिंपल एंट्री है भाई, इसके अंदर ना कुछ खास है नहीं। तो देखो 16,50,000, 3,75,000 अपना भी यही आ रहा था। देखो रिटायरमेंट ग्रेचुटी 35 ही ले रखा है। तो मुझे लगता नहीं आपको इसके अंदर कोई चैलेंज आएगा, बट स्टिल इफ एनी वन ऑफ यू फेस एनी चैलेंजेस देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम इसको भी सोल्यूशन प्रोवाइड फॉर करा देंगे आपको, सोल्यूशन जो भी आपका डाउट होगा। बट बहुत चोमू सा सवाल है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बर्ड्स एंड सब्सिडरी रोस्टर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, इक्विटी शेयर सेल, और ये आपको दे रखा है। आपको क्या बनाना है, सीधी बात बताओ भाई, पी एंड एल अकाउंट आपको बनाना है कंसोलिडेटेड। तो 1 अप्रैल 2022 में एक्वायर करे थे और आपको कब का बनाना है, 2025 का। तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर विद इन द ईयर होता तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ता। आपको डिविडेंड मिला है 12% का, तो कितना आपका हिस्सा हो गया, आपका हिस्सा हो गया था 2500 शेयर इंटू 100 ईच इंटू 12%। 100 की है ना कैपिटल उसकी, 100 की होगी इंटू 2500 इंटू 100 इंटू 12%, 30,000। तो 30,000 रुपए का डिविडेंड आप काट दोगे, कहाँ से काट दोगे, डिविडेंड रिसीव से काट दोगे। तो जब आप इनको जोड़ोगे इसमें से माइनस कर दोगे 30,000। फिर उसके बाद रोस्टर पे करता है 11,250 पर मंथ, तो 11,250 इंटू 12 हो गया 1,35,000 टू पर्स टूवर्ड रेंट फॉर द पोर्शन ऑफ प्रेमाइसेस ऑक्यूपाइड। तो जब आप रेंट जोड़ोगे, रेंट पे, रेंट 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 पेड का है भाई, शायद उसने यहाँ डाल रखा होगा जर्नल एडमिन में। तो यहाँ से रेंट पेड माइनस कर दोगे 1,35,000, और यहाँ से रेंट रिसीव माइनस कर दोगे 1,35,000, क्योंकि ना उसने दिखा बताया नहीं कि रेंट पेड कहाँ डाल रखा है। एनीवे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ रोस्टर इंक्लूड 15,000 रिसीव फ्रॉम द बर्ड। वो कहता है जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है ये वाले रोस्टर के, इसके उसमें इंक्लूड करता है 15,000 जो उसने रिसीव करे हैं बर्ड से। बाप रे बाप, ये समझो भाई, बर्ड है और ये रोस्टर है। वो कह रहा है इसने इसको पैसे दिए 15,000, तो इसका हो गया एक्सपेंस और इसकी हो गई क्या, इनकम। लेकिन इसने अपने एक्सपेंस में से माइनस कर रखा है। वो कह रहे हैं ना इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इंक्लूड, तो यानी कि उसने अपने इस 90,000 में से 15,000 माइनस कर रखे हैं। यहां से उसने 15,000 माइनस ऑलरेडी कर रखे हैं, और उसने तो यहाँ पे खर्चा जोड़ ही रखा होगा अपना। तो आप इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे 15,000 और यहां से लेस कर दोगे 15,000। दैट्स इट, इतनी सी बात है।
बाकी कोई एडजस्टमेंट खास है नहीं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। उसके बाद वो कहता है रबर लिमिटेड ने परचेज करा है 70% ऑफ शेयर ऑफ टायर लिमिटेड और 31 मार्च 2024 फॉर 4,05,000। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। फॉलोइंग पोजीशन आपको दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, बैलेंस इन P&L ऑन अकाउंट 31 मार्च 2024 जब आपने इन्वेस्टमेंट करी, फिर प्रॉफिट, फिर डिविडेंड। वो कहता है कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकालो, केस 1 जब पोस्ट हो, केस 2 जब प्री हो। तो भाई पोस्ट और भाई प्री। तो मुझे जरा बताओ इन्वेस्टमेंट दोनों में कितनी आएगी सर? 4,05,000, 4,05,000 माइनस डिविडेंड। अगर पोस्ट से होगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्री से होगा तो दिक्कत है। तो डिविडेंड होगा कितना? आपने कितना ले रखा है? 70%। इसका 70% आपका डिविडेंड होगा। तो 25,000 का 70% हो गया 17,500। 17,500। तो 17,500 आपका डिविडेंड हो गया। ये आप इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 4,05,000। और ये आ जाएगा 4,05,000 माइनस 17,500, 3,87,500। फिर गुडविल और कैपिटल प्रॉफिट कितने थे? 5,70,000 के। इसका 70% होता है 3,99,000। तो मैंने यहाँ से माइनस कर दिए 3,99,000 और यहाँ से भी माइनस कर दिए 3,99,000। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4,05,000 माइनस 3,99,000। तो 6,000 की क्या आ गई? मेरी गुडविल आ गई। और ये आ गया 3,87,500 माइनस 399। तो 11,500 रुपये का कैपिटल रिजर्व आ गया। 11,500 रुपये का कैपिटल रिजर्व आ गया। ये भी काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, चेक कर ले क्या? चलो मैं आपको इसका गो थ्रू वो भी करा देता हूँ। देखो डिविडेंड इनकम माइनस कर रखी 30,000 रुपये की। उसके बाद ये देखो रेंट रिसीव माइनस कर रखा है 1,35,000 रुपये का। और ये रहा जर्नल एडमिन से ही माइनस कर रखा है इन लोगों ने भी। तो देखो यहाँ पे 90 में से देखो ऐड कर रखा है 15,000। क्यों ऐड कर रखा है? क्योंकि ना उसने क्या कर रखा है, खर्चे में से ही नेट कर रखा है, उसने यहीं से ही नेट कर रखा है। उसने किसी इनकम में नहीं दिखाया। उसने ना यहाँ पे जो जो इनकम आ रही है इनमें नहीं दिखा रखा। उसने अपना खर्चा ही कम कर दिया, जो पैसे उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मिले। रेक्टिफिकेशन एक तरीके से गलती कर रखी है। तो आपने कहा भाई तूने यहाँ माइनस कर रखा है, हमें तो वैसे ही हटाना है, हमने प्लस कर दिया। और तूने यहाँ पे प्लस कर रखा होगा, हमें हटाना है तो हमने माइनस कर दिया। फिर इसका आंसर 6 और इसका आंसर 11,500। आगे बढ़ते, थ्योरी आप देख लेना, यहाँ पे आ जाओ जी। वो कहता है अ मशीन वाज एक्वायर्ड बाय जेस्ट लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019 60 लाख रुपीस की। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 सालों की। डेप्रिसिएशन है एसएलएम बेसिस पे और आरवी 0 है। 2019 की बात है। तो 2022 के अंदर कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 36 लाख रुपए। तो 2022 के अंदर जब कैरिंग वैल्यू 36 लाख आई तो बुक वैल्यू कितनी थी? बताओ जी। 1 अप्रैल 2019 को वैल्यू थी 60 लाख माइनस डेप्रीसिएशन आपने लगाया किसका? 20 का, 21 का, बस 2 सालों का नहीं, ऐसे लिखते हैं भाई कंफ्यूजन हो जाएगी। 19-20 का, फिर 20-21 का, फिर 21-22 का। तो कितने सालों की लाइफ थी? 6 सालों की लाइफ थी। तो 10 लाख का डेप्रिसिएशन, 10 10 और 10। तो बुक वैल्यू आ रही होगी 30 लाख रुपीस की। आपके पास आई फेयर कैरिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 36 लाख। ये कैरिंग नहीं होना चाहिए, ये फेयर वैल्यू लिखा होना चाहिए। ये गलत लिखा हुआ है, ये कैरिंग वैल्यू नहीं होना चाहिए। कैरिंग वैल्यू तो मतलब बुक वैल्यू होता है। तो ये कितना आ गया? 36 लाख। तो आपके पास रीवैल्यूएशन गेन कितने का आ गया? 6 लाख रुपीज का। वो कहता है जो सरप्लस आया वो हमने रिवैल्यूएशन में डाल दिया। फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2024 कंडीशन इंडिकेटिंग इम्पेयरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन ऑन अमाउंट रिकवरेबल असर्टेन टू बी 9 लाख। मैं रिवैल्यूएशन गेन यहाँ लिख रहा हूँ 6 लाख। और फिर उसके बाद मार्च 2024 में आपने फिर से बुक कितनी फेयर वैल्यू निकाली? रिकवरेबल अमाउंट 9 लाख रुपए का। तो आपके पास रिवाइज बुक वैल्यू कितनी आ गई थी? 36 लाख। और 3 साल बीत चुके थे तो बैलेंस 3 साल ही बचे होंगे। तो 36 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 12×3=36, 12 लाख रुपीस की आपका डेप्रिसिएशन लगना शुरू हुआ। कब से? 22-23 से नहीं, हाँ 22-23 से 12 लाख और 23-24 से 12 लाख। तो 36 में से फिर कितने बच गए? 12 ही बच गए। रिकवरेबल अमाउंट बचा 9 लाख रुपए। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ गया? 12 में से 9 गया 3 लाख रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। वो कहता है आपको बताना है कैलकुलेशन द लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन एंड हाउ दिस लॉस टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ जेस्ट। द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन
रीवैल्यूएशन सरप्लस बाय इंक्रीज चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन। वो कहता है एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है ड्यू टू रिवैल्यूएशन हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकालते हैं। मैंने आपको बताया था ना, दो तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसी होती है कि या तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ नहीं डालेंगे या फिर जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो हम रिवैल्यूएशन से निकाल देंगे। तो कह रहा है हमने सेकंड वाली चूज करी है। तो बताओ एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख डिवाइडेड बाय होती है, यहीं से देख लो 10 और 12, 2 लाख रुपए। तो -2 -2 -2, तो 3 दूनी 6 तो नहीं ला रहा। अच्छा सॉरी, 2 साल है ना, ये 2 साल लगेंगे, मैंने 3 साल कर दिए गलती। तो 2 2 4, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए रिवैल्यूएशन से उड़ जाएगा और ये चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, मैंने कहा पहले डेप्रिसिएशन होता था 10 लाख रुपए का, अब डेप्रिसिएशन हो रहा है 12 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन हो रहा है। नहीं तो आप लाइट से भी निकाल सकते थे, 6/3 इज इक्वल टू 2। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, मैंने आपको यहाँ से निकलवा दिया। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 उसने डिविडेंड प्रपोज करा है 9% आउट ऑफ जर्नल रिजर्व। आपको बताना होगा कि भाई क्या कंडीशनें हैं। तो मुझे जरा बताओ पहले कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन होती है एवरेज रेट की। तो आपका रेट एवरेज कितना है 3 सालों का, 12.5, और आपका है ये 9। तो 9 इज लेस देन 12.5%। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पूरी हो गई। कंडीशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो कंडीशन नंबर 2 क्या होती है कि आप मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हो, 10% ऑफ 95 लाख प्लस रिजर्व्स 18.5। तो बताओ इसका 10% कितना आएगा, 95 प्लस 18.5, इसका 10% होता है 11.35 आप विड्रॉ कर सकते हो। और आप कितना विड्रॉ करना चाहते हो, आपको 9% डिक्लेयर करना है ना। तो 95 लाख का 9% हो गया 8,55,000। और आपके पास प्रॉफिट्स कितने पड़े हैं, 3,75,000 के प्रॉफिट्स आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं। तो 8,55,000 माइनस 3,75,000, 4,80,000। 4,80,000 के आपके पास क्या कहते हैं यूज करना है आपको जर्नल रिजर्व। तो आप 11.1135 यूज कर सकते हो, 480 आपको करना है, तो ये भी पूरी हो गई। थर्ड कंडीशन होती है कि विड्रॉल के बाद जो रिजर्व का बैलेंस है वो कितना होना चाहिए, 15% ऑफ कैपिटल। तो 15% ऑफ 95 बताओ कितना होता है, 95 का 15% होता है 14.25 आपका होना चाहिए। और आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18.5 माइनस 4.8 आप यूज कर लोगे। 18.5 है ना, हाँ 18.5, 18.5 माइनस 4.8, तो 13.7 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन पिट गई, तो आप 9% नहीं कर सकते। अगर कोई पूछे मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, तो यही कंडीशन पिटी है। तो 14.25 माइनस 13.7, तो आप कितना निकाल सकते हो, 14.25 माइनस 13.7, 0.55। 4.8 माइनस 0.55, 4.25, तो 4.8 माइनस 0.55 इज इक्वल टू 4.25। आप मैक्सिमम इतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मैक्सिमम इतना, ताकि ये वैल्यू इससे नीचे ना जाए। अगर आप 4.25 निकालोगे 18.5 में से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 14,25,000। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वो कहता है मेसेस मरीना हैविंग हेड ऑफिस एट चेन्नई, इसकी ब्रांच हैदराबाद में है। हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 60%। हेड ऑफिस जो है होलसेल ट्रेड करता है एट कॉस्ट प्लस 60%। गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस, कॉस्ट प्लस 60% पे ही जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये है एचओ और ये है ब्रांच, तो एचओ की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये, और इनवॉइस प्राइस कितना है, 160। Branch at Hyderabad is wholly engaged in retail trade and goods are sold at cost to HO plus 80%। तो ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है 160, और वो कहता है जो HO की कॉस्ट है उसमें 80% जोड़ के ही हम बेचते हैं। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 180, ब्रांच का सेलिंग प्राइस हो गया 180। आपको क्या बनाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ब्रांच का और HO का। ओ यहाँ जगह नहीं मिलेगी, बाप रे, चलो यहाँ बना देते हैं। HO
ब्रांच, एचओ ब्रांच। जरा बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? चेन्नई ऑफिस है ना, हेड ऑफिस एट चेन्नई और ब्रांच एट हैदराबाद। तो ये एचओ हो गया और ये ब्रांच हो गई ना, सिंपल सी बात है। हाँ, चेन्नई जो है एचओ है। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 75,000 रुपये का। टू ओपनिंग स्टॉक 75,000। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन। परचेजेस 9,25,000। टू परचेजेस 9,25,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये इनवॉइस प्राइस पे भेज रखा है 3,60,000। बाय गुड्स सेंट कितना है? नौ 3,60,000। टू गुड्स रिसीव्ड, कोई इन ट्रांजिट की आइटम तो है ही नहीं ना। हाँ, तो गुड्स रिसीव भी इतना ही होगा 3,60। उसके बाद सेल्स करी है 10, 25 और 270 की। बाय सेल्स 10,25,000 और 2,70,000। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस और स्टाफ सैलरी, ये तो पी एंड एल का पार्ट है ना। टू ऑफिस एक्सपेंस टू स्टाफ सैलरी। ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 9 और 3 13,700 और 25। 13,700 और 25। बस अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, जिससे आपका आ जाएगा जीपी, और आप यहाँ लिख दोगे बाय जीपी। उसके बाद आपको ऑब्वियसली अनरियलाइज प्रॉफिट एक और निकालना पड़ेगा। तो आओ जरा क्लोजिंग स्टॉक निकाले, अब जगह नहीं बची अपने पास। चलो मैं अलग अलग बना देता हूँ। यहाँ मैं बना रहा हूँ स्टॉक अकाउंट एचओ का। इसकी कॉस्ट कितनी है? 100। मुझे जरा बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना था? 75,000 रुपए का था। और परचेजेस कितने की करी? 9,25,000 रुपए की परचेज करी। सेल्स कितने की करी? 10,25,000 रुपए की सेल्स करी। ये तो सेलिंग प्राइस पे होगा। इसकी कॉस्ट निकालो। तो इसकी कॉस्ट निकालने के लिए आप करोगे 10,25,000, ये किस प्राइस पे बेचा होगा? सर ये 160 पे बेचा होगा, क्योंकि यही सेलिंग प्राइस है। तो सर ये अगर 160 पे बेचा होगा और एचओ की कॉस्ट 100 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने के आ गए? 10,25 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100। तो ये हो गई 640,625। 640,625। सिमिलरली 3,60,000 भी ऐसे ही होगा, क्योंकि आपने सेम प्राइस पे बेचा है। इन डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100। 2,25,000। 2,25,000। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 75,000। 9,25,000 माइनस 640,625 माइनस 2,25,000। तो ये होता है 134,375। ये आता है एचओ का क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 134,375। आओ जरा ब्रांच का भी निकालें। ब्रांच के पास ना ओपनिंग था ना परचेजेस था। गुड्स रिसीव करे कितने के? 3,60,000 के। ये तो कॉस्ट ही है ब्रांच की, ये है स्टॉक अकाउंट। इसमें कॉस्टिंग क्या आएगी? इसमें कॉस्टिंग आएगी 160, क्योंकि ब्रांच की कॉस्ट क्या है? 160। फिर ब्रांच ने माल बेचा 2,70,000। तो ये उसने कितने में बेचा होगा? सर ये उसने 180 पे बेचा होगा। आपको इसको किस पे लेकर आना है? सर हमको इसको 160 पे लेकर आना है। क्यों 160 पे लेकर आना है? क्योंकि सर ब्रांच की कॉस्ट ही 160 है। तो लो जी, तो 2,70,000 डिवाइड बाय 180, सॉरी, इंटू 160। तो ये निकल कर आता है 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल कर आता है 2,40,000। तो 3,60,000 माइनस 2,40,000, तो 1,20,000 मेरा निकल कर आता है क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का। 1,20,000। तो जीपी निकालो जरा। 2,70,000 प्लस 1,20,000 माइनस 3,60,000। इसका जीपी आ रहा है 30,000। 30,000। इसका निकालो जरा। 3,60,000 और 10,25,000।
प्लस 134,375 माइनस 75,000 माइनस 9,25,000, तो ये आ रहा है 519,375, 519,375 माइनस 9,000 माइनस 13,700, तो ये अभी निकल कर आ रहा है 496,675, और ये कितना निकल कर आ रहा है 30,000 माइनस 3,000 माइनस 2,500, 24,500, ये निकल कर आ रहा है। अब आपको टू स्टॉक रिजर्व एचओ के कॉलम में से भी माइनस करना पड़ेगा। इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,20,000, ये किस वैल्यू पे है सर? ये आपने 160 पे निकाला था, हाँ 160 पे निकाला था। बताओ एचओ कितना प्रॉफिट कमाता है सर? एचओ तो 60 कमाता है, तो इंटू 60, 1,20,000 डिवाइड बाय 160 इंटू 60, ये होता है 45,000। तो ये मैंने माइनस कर दिया 45,000, तो ये निकल कर आ जाएगा 496,675 माइनस 45,000, 451,675 और 24,500। दिस इज द प्रॉफिट। ये देखो जी इम्पेयरमेंट लॉस इतना आ जाएगा, ये 480 अपना भी आ रहा था, उसके बाद 425 ही हमने भी निकाल दिया था, ये बात कर देते हैं 451,675 और 24,500, 451,675 और 24,500, तो दिस इज इट। यहाँ पे आपका पेपर का डिस्कशन ओवर होता है। इसके अलावा कुछ है, काफी सिंपल क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा रफ एंड टफ चीजें नहीं थी कि बहुत ही ज्यादा बवाली मच गया हो। ये सारे क्वेश्चन आपको किताबों में भी मिल जाएंगे, हमने काफी बार प्रैक्टिस भी करी है। बट क्या होता है ना, पेपर का एक बार डिस्कशन हो जाए तो थोड़ा बेटर लगता है कि हाँ भाई कहाँ पे क्या चीजें हमसे मिस हुई। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगा हो, जो मुझे लगा होगा कि हाँ आपको समझ आ जाएगा बट आपको दिक्कत आई हो, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।